आप 2 साल का बच्चा वहाँ आपका स्टडी करेगा और नहीं आपको मौका मिलेगा कनाडा जाने का इन लीगल टर्म्स एज ए टूरिस्ट विजिटर। नौकरी वीज़ा ऐसा कोई स्पेसिफाइड वीज़ा नहीं होता है। ये वही है कि दिस अनस्क्रूपुलस एजेंट्स, मैं इनको एजेंट्स नहीं कहूँगा, ना लॉयर्स है ना कुछ है, ना कोई इनके पास एग्रीमेंट होता है। ये सिर्फ पैसा पकड़ते हैं, बॉर्डर पास करवाते हैं और बॉर्डर पार करवाने के बाद वो आदमी अपना किसी ढंग से जो है फिर वहाँ उनके चंगलों में फंसता है, पैसा देता है, डिपोर्टेशन होता है, जेल में जाता है। ये वैसे कनाडा ये कंट्रीज़ उसके सिग्नेटरी हैं। तो उसका मतलब क्या है, ये जाके एक तो अपने देश को बदनाम करते हैं, उल्टे फर्जी काम करते हैं, उल्टी फर्जी रिपोर्ट्स बनवाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स बना ली, पुलिस रिपोर्ट, वहाँ जाकर कहते हैं हमारा देश से खतरा है, हमारे राष्ट्र की बदनामी करते हैं लोग, और वहाँ जाकर कहते हैं हमें जीने का अधिकार वहाँ नहीं मिलता। हम इसकी कंप्लेंट कोई नहीं कर सकता। रीज़न बीइंग कि कोई भी आदमी जाके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा लाइसेंस लेगा, और मैं ये आपको एक और बताना चाहूँगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी मालूम नहीं होता लोगों को, इवन जो सो कॉल्ड जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बैठे हैं, दे जस्ट गिव द लाइसेंस टू प्रैक्टिस, जबकि लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। कोई कनाडा का इमिग्रेशन करता है तो उसको कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा उसको एक एक्रेडिशन मिलता है। और पास जाएँ, पहला उसका किसी भी क्लाइंट का, स्टूडेंट का पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि बजाय उसको अपनी फ़ाइल देने से पहले ये देखे कि वेयर इज़ योर लाइसेंस। अब उसको स्टडी परमिट पे नहीं भेजना, उसका मतलब है हमने उसको सिटीज़न बनाना है वहाँ का, उसके सेटलमेंट करवाना है। तो पहले से ऐसा कोर्स देखा जाए, उस कोर्स के अकॉर्डिंगली उसका वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का हो, उसको पहले से उसको प्री प्लान करके करा जाए, और इस ढंग से जो है सो ही इज़ रेडी टू गो। आजकल युवाओं में विदेश जाने का क्रेज है, लेकिन हमारे देश के युवा कई बार अपनी जान तक खो देते हैं विदेश जाने के चक्कर में। सही तरीके से किस तरह से विदेश जाया जाए, उन्हें किस तरह से सही दिशा मिले, उसके लिए हम आज पहुंचे हैं करनाल की ओल्ड तहसील में, जो हरियाणा फोटो स्टेट के साथ है कैड इमिग्रेशन। वहाँ पर आज हम आए हैं उनके ऑफिस में, और यहाँ के जो एमडी हैं अरविंद काद्यान जी, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से युवाओं को सही दिशा मिल सकती है। ये उनका ऑफिस है। इसके बाद अरविंद काद्यान जी के ऑफिस में हम एंटर कर चुके हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि विदेश में युवा जाना चाहते हैं वो किस तरह से ठगी से बच सकते हैं, जिस तरह से उनके साथ ठगी की जा रही है। आजकल जो एजेंट हैं उनको बरगला रहे हैं। मैं ये शब्द यूज करते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि वो बरगलाते हैं, उनको सस्ते के चक्कर में बताते हैं कि आप जाइए। तो ऐसे युवा किस तरह से वो चेक करें कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। तो अरविंद जी, आपका स्वागत है। नमस्ते भारत न्यूज़। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका समय निकाला, और आपने बिल्कुल सही बात कही। और मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे आपने एजेंट शब्द का इस्तेमाल किया, हालांकि ये बहुत एक अजीब बात है कि जो स्टूडेंट्स और जो भी हमारे क्लाइंट्स जो विदेश में जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी परमिट हो या विजिटर वीज़ा हो या फैमिली वीज़ा हो, तो ये क्या करते हैं, किसी एजेंट के पास जाते हैं। तो उनको एजेंट्स ना कहते हुए मेरा पहला तो उनको ये है कि सही एडवाइस कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एजेंट्स, उनको ये देखना चाहिए कि इमिग्रेशन लॉयर, इमिग्रेशन कौंसल कौन सा है। सो एजेंट तो कोई भी हो सकता है, और यही बात है कि ये इंडस्ट्री इतनी बदनाम हो चुकी है कि इसमें किसी भी एजेंट के चक्करों में, और एजेंट के ऊपर वो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से किसी भी तरीके से वो लाइसेंस नहीं होता, उसके ऊपर कोई चेक नहीं होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स को भी, कि मान लीजिए जब आप किसी लॉयर के पास जाते हैं तो लॉयर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साथ वो रजिस्टर्ड होता है, एक्रेडिटेशन होता है उसका। इसका मतलब है कि यदि वो किसी क्लाइंट को अपनी सर्विस के अगेंस्ट, अपने एथिक्स के अगेंस्ट कोई प्रोफेशनल एडवाइस देता है, तो क्लाइंट भी उसकी बार काउंसिल इंडिया में उसकी कंप्लेंट कर सकता है। अब एजेंट्स की कंप्लेंट कोई नहीं कर सकता। रीज़न बीइंग कि कोई भी आदमी जाके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा लाइसेंस लेगा, और मैं ये आपको एक और बताना चाहूँगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी मालूम नहीं होता लोगों को, इवन जो सो कॉल्ड जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बैठे हैं, दे जस्ट गिव द लाइसेंस टू प्रैक्टिस, जबकि लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। कोई कनाडा का इमिग्रेशन करता है तो उसको कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा उसको एक एक्रेडिशन मिलता है, वहाँ फीस पे होती है, एक रजिस्टर्ड काउंसिल होता है। तो मेरा उनको ये है कि यदि इनसे सब बचना है, जैसे आप कह रहे हैं कि वाकई में पता नहीं होता, तो पहली बात ये है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये पहली चीज़ देखनी होती है। तो बजाय इसके यूँ अपनी फ़ाइल पकड़ा दी,
तो इसी वजह से ये लोग सफ़र करते हैं और पैसे का इनको बड़ा झेलना डॉक्टर साहब, पड़ता आप है। अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से रजिस्टर्ड हैं और किस तरह से आप, जैसे कनाडा गवर्नमेंट की आपने बात की, तो आपके पास लाइसेंस है ये करने का, विदेश भेजने का? यस, बिल्कुल है, और मैं कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हूँ मैं, और मेरा नाम भी आप चेक कर सकते हैं, कोई भी अपना व्यूअर्स को मैं कहता हूँ, कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स एक बॉडी है, CICC। आप गूगल पे उसको टाइप करेंगे तो मेरा पूरा नाम लिखिए, अरविंद कुमार कादियान, इट ऑटोमेटिकली फ्लैश्ड इट। और इसी प्रकार से मैं ये नहीं कहता कोई भी हो चाहे जिसके से कि लाइसेंस का नंबर का है। अब जैसे ये बॉडी है, ये हमारी रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसको पहले हम ICCRCC कहते थे, अब ये इमिग्रेशन मिनिस्ट्री के अंडर है। तो और यदि हम भी कोई गलत काम करते हैं तो हमारा क्लाइंट हमारी भी कंप्लेंट कर सकता है। जैसे यहाँ बार काउंसिल और डॉक्टर्स के खिलाफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब इनके खिलाफ क्या कंप्लेंट करेंगे? नथिंग एल्स। ये इन्हीं के हिसाब से फाइल बनाते हैं, नॉट ऑथराइज, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, जैसे वकालतनामा होता है, ये सब करनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और यही हम चीज़ करके देते हैं। वी टेक द आवर प्रोफेशनल चार्जेस के जिस ढंग से अपना पूरा इन्वॉइस काट के विद ऑल एवरीथिंग एल्स। सो इस वजह से मेरा एडवाइस है इनको, मेरा सजेशन है कि जो आप कह रहे हैं इस तरीके से ये बच सकते हैं इस चीज़ से। एक तरह का धोखा और होता है, कई बार वीजा भी लग जाता है, बच्चा पढ़ाई के लिए कॉलेज भी जाता है, लेकिन उसे वर्क नहीं मिलता, काम नहीं मिल पाता, क्योंकि वो कोर्स इस तरह के करते हैं। एजेंट जो है सस्ते कमीशन के चक्कर में सस्ते कोर्स करवा देते हैं, जिसका उन्हें खामियाजा वहाँ पर जाकर भुगतना पड़ता है। तो ऐसे छात्रों को क्या कहना चाहेंगे कि उनको वर्क परमिट के बारे में भी पूछना चाहिए? यस, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जैसे मैं सभी कंट्रीज़ का डील करता हूँ, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली मैं कनाडा का आजकल डील कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कनाडा एक इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है। अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट जाते हैं, तो स्टूडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि स्टूडेंट परमिट ले लिया, एडमिशन ले लिया, ऐसे तो कोई भी कर सकता है। और मैं चाहता हूँ यदि यही मोटिव है तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ना मेरे पास आने की ज़रूरत है, आप गूगल भेजिए, एडमिशन ले लीजिए। लेकिन एडमिशन लेना ही क्राइटेरिया नहीं होता है। और ये जितने एजेंट्स बैठे हैं, माफ़ करना कोई इतना इनको नॉलेज नहीं होता। एक इंटरनेशनल बॉडी होती है ICEF, जिसका जर्मनी में हेड ऑफिस होता है, और मैं उनके द्वारा भी ऑथराइज इंटरनेशनल एजुकेशन कम रिक्रूटमेंट काउंसलर हूँ। सो वी नो, आवर ऑर्गेनाइजेशन नोज़ कि किस ढंग से उसको कौन सा कोर्स करवाया जाए, और उस कोर्स के बाद उसको कितना वर्क परमिट का ऑथराइजेशन मिलेगा, और उस ऑथराइजेशन के बाद उसको कितना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ताकि उसका इतना पॉइंट्स रेज़ किया जा सके कि वो वहाँ की परमानेंट रेजिडेंट के लिए एलिजिबल हो सके। तो हमारा काम करने का तरीका ये है, जब इस ढंग से हम करते हैं तो मतलब ही नहीं है कि कोई स्टूडेंट जाएगा उसके साथ ऐसा होगा, क्योंकि उसको स्टडी परमिट पे नहीं भेजना, उसका मतलब है हमने उसको सिटीज़न बनाना है वहाँ का, उसके सेटलमेंट करवाना है। तो पहले से ऐसा कोर्स देखा जाए, उस कोर्स के अकॉर्डिंगली उसका वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का हो, उसको पहले से उसको प्री प्लान करके करा जाए, और इस ढंग से जो है सो ही इज़ रेडी टू गो। एक शब्द जो है आजकल बड़ा प्रचलन में है, डोंकी। डोंकी के माध्यम से कुछ बच्चे जाते हैं और उनको जंगलों में ही उनको मार दिया जाता है या उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस डोंकी शब्द से बचें और ऐसे जंगलों के रास्ते जाने से बचें? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। देखिए, डोंकी वीज़ा क्या है, जैसे कि नाम से रहे गधा, डोंकी मीन्स गधे को हमने बॉर्डर पार करवा दिया। सो ये टर्म वहाँ से निकली है। और डोंकी पास जाएँ, पहला उसका किसी भी क्लाइंट का, स्टूडेंट का पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि बजाय उसको अपनी फ़ाइल देने से पहले ये देखे कि वेयर इज़ योर लाइसेंस। अब सब फ्रॉड केसेस होता है, ये केवल उस एक पर्टिकुलर क्लॉज का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, जो कि इनको लूटते हैं इस बात का, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन के अंतर्गत एक ऐसा क्लॉज है कि एवरीबॉडी हैज़ अ राइट टू लिव, हर आदमी को जीने का अधिकार है। और USA, कनाडा, ये कंट्रीज़ उसके सिग्नेटरी हैं। तो उसका मतलब क्या है, ये जाके एक तो अपने देश को बदनाम करते हैं, उल्टे फर्जी काम करते हैं, उल्टी फर्जी रिपोर्ट्स बनवाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स बना ली, पुलिस रिपोर्ट, वहाँ जाकर कहते हैं हमारा देश से खतरा है, हमारे राष्ट्र की बदनामी करते हैं लोग, और वहाँ जाकर कहते हैं हमें जीने का अधिकार वहाँ नहीं मिलता, हमें ऐसा किया जाए जी। आप समझे? तो इस ढंग से जो, और ये कोई एक सही तरीका नहीं है, और इनके केस सालों साल अटकते रहते हैं, और सालों साल अटकने के बाद इनको ये पता ही नहीं होता है कि हम यहाँ के सेटलमेंट होंगे कि नहीं होंगे। वहाँ मेरे जैसे लॉयर्स बहुत बैठे हैं जो ऐसा काम भी करते हैं। जी कादियान जी, आप लंबे समय तक कनाडा में रहे हैं। हमने अभी आपके साथ युवाओं के बारे में बातचीत की। बड़ी एज के लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है, वो किस तरह से विदेश में जा सकते हैं? ये आपने बहुत बढ़िया किया क्वेश्चन। और ये जो आप डंकी वीज़ा की बात बता रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इसमें वही लोग जाते हैं जो 35 साल 40 साल और जो या युवा हैं जो कि पढ़ नहीं पाए।
तो मेरा तो उनको यही सजेशन है, जैसे मान लीजिए कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, मान लीजिए जो नहीं जा सकता, और नेचुरली ये ऐसे हथकंडे क्यों बनाते हैं अपनी फैमिली के सेटलमेंट के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, कि किस ढंग से एक आदमी चला जाए और वहाँ जाके सबको बुला ले। तो इतना लंबा और गैर कानूनी तरीके से काम करने के तरीके से बचने के बजाय जब बच्चों पे इन्वेस्ट करना है, तो हमारे पास एक स्कीम है कि क्यों ना बच्चों के इन्वेस्ट करते बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कूलिंग टाइम पे ही वहाँ भेजा जाए। अब जब स्कूल के आप भेजेंगे तो जितना पैसा आप इतने लाख खर्च करते हैं 2 नंबर में और इधर के चक्करों में पढ़ने के बजाय बच्चे पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको 2 साल की एजुकेशन करवाइए, आप फर्स्ट से करवाइए, सेकंड से कराइए, पैसा नहीं है तो आप 10वीं के बाद 11वीं से कराइए, उसको 11वीं कराइए, 12वीं कराइए, ग्रेड 11 ग्रेड 12 करवाने के बाद क्या होगा, 2 साल का बच्चा वहाँ आपका स्टडी करेगा और नहीं आपको मौका मिलेगा कनाडा जाने का इन लीगल टर्म्स एज ए टूरिस्ट विजिटर। नो की वीज़ा ऐसा कोई स्पेसिफाइड वीज़ा नहीं होता है, ये वही है कि दिस अनस्क्रूपुलस एजेंट्स, मैं इनको एजेंट्स नहीं कहूँगा, ना लॉर्ड्स है ना कुछ है, ना कोई इनके पास एग्रीमेंट होता है, ये सिर्फ पैसा पकड़ते हैं, बॉर्डर पास करवाते हैं और बॉर्डर पार करवाने के बाद वो आदमी अपना किसी ढंग से जो है फिर वहाँ उनके चंगलों में फंसता है, पैसा देता है, डिपोर्टेशन होता है, जेल में जाता है। ये नहीं डंकी वीज़ाज में कुछ नहीं रखा, और एक तरह की परमानेंट सेटलमेंट की तरफ आप अपने बच्चे के कारण आपकी होल फैमिली वहाँ पर इंटीग्रेशन हो सकता है। ये सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं। जी, आपका ये ऑफिस करनाल में है, पता ये चला है कि एक ऑफिस आपका कनाडा में भी है, तो जो बच्चे यहाँ से जाते हैं तो उनको वहाँ पे सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है किस तरह से? हाँ देखिए, बिल्कुल एक ऑफिस कनाडा में है और मैं एक चीज़ चला रहा हूँ यहाँ पे। मेरा मकसद ये नहीं कि बच्चे को सिर्फ स्टडी परमिट से ही भेजा जाए, मेरा मकसद सेटलमेंट का। तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को पूरा पैकेज देते हैं, उसका स्टडी पे जाना स्टडी पे जाइए, स्टडी परमिट प्लस वर्क परमिट प्लस वर्क एक्सपीरियंस प्लस PR परमानेंट रेजिडेंसी। यहाँ से उसका रोड मैप तैयार करके कि कनाडा इज़ ए पॉइंट बेस्ड सिस्टम, उसमें देखा जाए कितने पॉइंट्स बनते हैं एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस के, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के। हम पहले से बच्चे को प्रिपेयर करके भेजते हैं कि आप इतना टेस्ट लीजिए, आप इतना करिए, इतना आपके पॉइंट्स होंगे, और इतने पॉइंट्स कब होंगे, जब आप इतना 3 साल 4 साल 2 साल बाद पहुँचेंगे। और यहाँ से हम पूरी उनको लैंडिंग सर्विसेज भी देते हैं, पूरा रोड मैप बना के देते हैं बच्चे को। एकोमोडेशन चाहिए यहाँ से अरेंज भी करवा देते हैं, अपनी पसंद की एकोमोडेशन बच्चा चूज़ करे। एयरपोर्ट में जाना है, एयरपोर्ट पिकअप की फैसिलिटी भी देते हैं। बैंक्स जाना है, बैंकिंग का अकाउंट खुलवाने की फैसिलिटी भी देते हैं। एवरी फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड हियर अंडर वन रूफ। जी डॉक्टर साहब, एक पिछले दिनों काफ़ी प्रचलन में भी आया कि आप 2 लाख में, 2.5 लाख में, 3 लाख में ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, क्योंकि हमने तो आमतौर पर सुना है कि 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए लगते हैं। तो ये क्या मामला होता है 2 लाख 3 लाख में, किस तरह से? देखिए ऐसा है, वही बात आ गई कि जैसे कि इंडिया में मान लीजिए एक लॉयर है और वो लॉयर ये कहे, वो वकील, कि ठीक है आप मेरे को 20 लाख दीजिए, आपका फ़ैसला हम करवाएंगे, तो वो जज नहीं है, क्योंकि फ़ैसला किसी और ने करना है। ये लोग क्या करते हैं, हर एक आदमी से ठेका करते हैं, और हर आदमी जानता है मैथमेटिक्स का रूल है कि 10 गोली मारोगे किसी एक ठिकाने पे तो 5 तो निशाने पे लगेंगी। ये क्या करते हैं, जब 5 का काम हो जाए उनसे 20 बिला झटकते हैं, और जो 5 का काम नहीं होता उनको कहते हैं हमने आपसे क्या लिया। ये एक अनऑथराइज प्रैक्टिस करने का तरीका है, इससे फालतू कुछ नहीं है। हम भी वीज़ा लगवाते हैं, हम गारंटी नहीं लेते हैं, हमारा वीज़ा आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं गारंटी फिर भी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वीज़ा देना मेरे हाथ में नहीं है जी। तो ये ऐसे कम के हथकंडे अपनाते हैं, जो कि एक ऑथराइज्ड वे में प्रैक्टिस करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। ये वही बात है जैसे कि डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा, इतना हम ठेका कर लें। नो, आप अपना प्रोफेशनल फ़ीस चार्ज कीजिए। और इसमें मैं क्लाइंट्स को भी दोष दूंगा, जो ऐसा लोग हैं जो फ्री में काम करवाना चाहते हैं कि ठेका कर दिया, तो आपको ठेका करने की ज़रूरत क्या है? आपके फंड्स की कमी है तो हम आपको रास्ता बताएंगे फंड्स लेने का। आप क्यों ऐसे फंड्स देते हो, ठेका करवाते हो? कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी फ़ीस लेते हैं। नो नीड ऑफ कोई 20-20 लाख देने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, नथिंग टू वरी। आमतौर पे वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं, रिफ्यूज़ल के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे युवाओं को क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि रिफ्यूज़ल्स क्यों होते हैं। रिफ्यूज़ल यही है कि एक तो एक्सपर्ट एडवाइस, आप किसी ऑथराइज लॉयर कंसल्टेंट से आप फाइल लगवाइए, और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ऑथराइजेशन का मतलब है किसी से लगवाइए, जांच कीजिए कि वो उस गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है कि नहीं है, आप उसका नाम भी चेक कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो मैं नहीं मानता कोई रिफ्यूज़ल केस आएगा। और मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनकी जागरूकता के लिए बताना चाहूँगा कि जब रिफ्यूज़ल्स केसेज हैं तो उसको हम बहुत स्पेसिफिकली और बड़ी टेक्निकली और बड़ी लीगली तरीके से हम उसको डील करते हैं। किस पॉइंट्स पे रिफ्यूज़ हुआ हम उसको कंसंट्रेट करते हैं उसी पॉइंट्स पे। सो वी आर रिफ्यूज़ल एक्सपर्ट्स ऑल्सो,
कि इफ़ देयर इज़ एनी रिफ्यूज़ल, चाहे 3 बार का हो, 4 बार का, 5 बार का, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस ढंग से हम उनकी फ़ाइल बनवाना चाहेंगे और ये क्लाइंट से हमें डॉक्यूमेंटेशन देता है इन ए प्रॉपर वे, तो उसका वीज़ा रिजेक्ट होने का जी। हाँ। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, क्लाइंट्स हैं। मेरी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं www.KADIMMIGRATION.ca KADimmigration.ca। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो असेसमेंट्स आपको मिलेंगे। आप क्लाइंट पोर्टल कोई भी कहीं भी एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड उस पर क्लिक करेगा, अपना असेसमेंट या क्वेरी भेज सकता है। और जब वेबसाइट पे हमने 2 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, एक तो व्हाट्सएप चैट है और एक फेसबुक मैसेंजर है, उसके थ्रू भी जाया जा सकता है। और आप कोई क्वेरी देना चाहें तो info@KADimmigration.ca पे आप क्वेरी डाल सकते हैं और मेरा स्टाफ उसको देखेगा। विद इन 24 आवर्स यू विल गेटिंग ए डेफिनेट रिप्लाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरविंद काद्यान, कैड इमिग्रेशन के संचालक हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि जो युवा विदेश जाना चाहते हैं और धोखाधड़ी का शिकार जो है वो हो जाते हैं, उन्हें धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है और कम पैसे में वो किस तरह से सेफ तरीके से विदेश जा सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो युवा डोंकी के माध्यम से और जो अधेड़ डोंकी के माध्यम से विदेश जाते हैं और जंगलों में कई बार उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, उस पर भी लंबी चर्चा अरविंद काद्यान जी ने की है। तो आप सभी से गुजारिश, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और हमारे चैनल को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। मैं हूं विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।